चाय की नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आज रविवार का दिन है और आप देख रहे हैं 9:30 बजे बाजार। इस हफ्ते मेरे साथ मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। गुजरे सप्ताह की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार 2.5% टूटे। हालांकि शुक्रवार को जो कारोबारी सत्र था उसमें हमने बाजार में सुधार देखा। बीएसई सेंसेक्स 1% बढ़त के साथ 63,782 पर बंद हुआ। निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 19,047 पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन क्या निवेशक इस उतार चढ़ाव के बीच भी बाजार में कमा सकते हैं मुनाफा? तो अगर आपके मन में कोई सवाल जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहां निवेश करना है बेहतर विकल्प, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर और कौन सा सेक्टर आपको देगा बेहतर रिटर्न, इन सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट के विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने से पहले इन नंबर्स को जरा नोट कर लीजिए। जो नंबर्स स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, 01123387031 और 01123097670। तो इन तमाम नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, एक बार उनका तारुफ आपसे करा दें, फिर शो को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत समय बाद आज आपसे शेयर मार्केट के इस खास शो पर चर्चा हुई है। और हमारे साथ मानस जायसवाल जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों से पहले जो सवाल की शुरुआत वो यही है कि हमने मार्केट में जो 6 ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें लगातार गिरावट देखी, और अब आने वाले हफ्तों में क्या जो ये मिडिल ईस्ट का टेंशन है ये आपको हावी होता हुआ नजर आ रहा है? अविनाश जी पहले आप, फिर मानस जी आपसे लूंगी इस पर जवाब। गुड मॉर्निंग आंचल जी। पहली बात तो देखिए, मार्केट अगले हफ्ते 3-4 फैक्टर्स को क्लोजली वॉच करेगा। एक तो इजराइल हमास का वॉर, आपने सही कहा कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स को ट्रैक करने के लिए। दूसरा, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जो नतीजों का सीजन चल रहा है, देखिए अगले हफ्ते करीबन 700 कंपनीज नतीजे डिक्लेयर करेंगे और उसमें काफी बड़ी कंपनीज है। तो मार्केट पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी देखेगा और उसके बाद 1 नवंबर को एफओएमसी की मीटिंग है। देखिए एफओएमसी की मीटिंग में अभी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो कमेंट्री वहां पे पॉवेल साहब देंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी बॉन्ड यील्ड्स करीबन 5% पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है। और उसके बाद जो एफआई की लिक्विडिटी है वो अगर लगातार आउटफ्लो होती है, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा 13,000 करोड़ एफआईएस ने इंडियन बाजार से निकाला, अक्टूबर में करीबन 26,000 करोड़ अभी तक उन्होंने निकाले, तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट को ट्रैक करने पड़ेंगे। और लग तो रहा है कि मार्केट्स 19,000 का लेवल अगर डिफेंड करता है तो डेफिनेटली इसमें एक छोटा सा बाउंड 150-200 पॉइंट्स का आ सकता है, जो हमने फ्राइडे को देखा था। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। मानस जी, इस पर आपका क्या टेक रहेगा? खास तौर पर यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से भी डॉलर इंडेक्स काफी हाई लेवल्स पर है और एफआईआई जो हैं वो लगातार पैसा निकालते हुए। गुड मॉर्निंग आची जी। तो देखिए, जो पिछले 2 हफ्ते थे वो टेक्निकली अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 2 हफ्ते पहले बैंक निफ्टी की अगर बात करिए तो उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, जो कि एक बेरिश साइन है और मैं बोलूंगा एक रिवर्सल का साइन है। और पिछले हफ्ते निफ्टी ने भी उसी पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। इस पैटर्न के बाद अमूमन हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, और वो गिरावट हमने देखी भी। निफ्टी ने जो थर्सडे का सेशन था उसमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। फ्राइडे के सेशन में एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर हम उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं, उस पैटर्न के जो टारगेट है वो 18,400 के आसपास आते हैं। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो करंट लेवल से भी शायद 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि हमने 5 सेशन में 1,000 पॉइंट की करीब करीब गिरावट देखी थी, तो इसलिए एक बाउंस बैक बिल्कुल पॉसिबल है। उस बाउंस बैक में आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 19,200 तक के लेवल्स भी टेस्ट करे निफ्टी, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है जो रिसेंट हमने क्रैक देखा। तो और उसी तरह बैंक निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसके टारगेट 41,000 के आसपास के आते हैं। यहाँ पर भी बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन शायद हाई लेवल पे सस्टेन करना दोनों इंडाइसेस के लिए मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है।
बट एक पुल बैक की आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं। हाई लेवल पे कॉशियस रहिए, वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। अविनाश जी, क्योंकि हमने यहाँ पर तमाम उन सेक्टर्स की हम लगातार तो आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन आपके लिए बुलिश सेक्टर्स क्या रहेंगे? जैसे मैं अभी पढ़ पा रही थी कि ख़ास तौर पे होटल इंडस्ट्री आफ्टर G20 अगर देखा जाए तो इस सेक्टर पर बहुत से एक्सपर्ट्स काफ़ी बुलिश हैं। आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि हम तमाम उन सेक्टर्स में भारी गिरावट देख रहे हैं जो कि रेगुलर सेक्टर, जिसमें हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम IT स्टॉक्स जो कि रिजिलियंट रहे, पर वहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। अविनाश जी। देखिए आंचल जी, आपने सही कहा कि होटल सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। G20 का जो समिट है वो नवंबर तक चलेगा। प्लस अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में भी 45 दिन का जो इवेंट है, इसमें काफी होटल्स को फायदा होना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा कि सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम नए होटल्स आ रहे हैं, तो इसका फायदा ऑब्वियसली ARR यानी को एवरेज रियलाइजेशन पर रूम पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट, या मेरे ख्याल से अगर आपको लंबी अवधि के लिए होटल कंपनीज में निवेश करना है तो इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, रॉयल ऑर्चिड है, ये काफी अच्छे विकल्प है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई आपको मिल सकती है। मानस जी, क्योंकि त्योहारी सीज़न है, डिस्काउंट्स का सीज़न है, और ऐसे में ऑटो सेक्टर्स को लेकर भी तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऑटो एंसिलरीज पर आपका क्या टेक रहेगा? ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनको लेकर, क्योंकि अगर ऑटो स्टॉक्स की वैल्यूएशन ज़्यादा हाई हैं तो क्या ऑटो एंसिलरीज पर फोकस करना निवेशक के लिए एक सही विकल्प? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर हम आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद हमें ऑटो क्षेत्र से आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हमने दूसरे इंडाइसेस में देखे हैं उस तरह के निगेटिव पैटर्न्स हमें ऑटो क्षेत्र में देखने को नहीं मिले, और लोअर लेवल पे लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऑटो एंसिलरी में अगर आपको एक ट्रेड लेना होगा तो मेरे हिसाब से टायर स्पेस में अपोलो टायर्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर यहाँ 385 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 365 का स्टॉप लॉस लगाइए और 420 के टारगेट से। बिल्कुल, तो पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन जुड़ गए हैं। जतिन जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरा ये एक सवाल था कि मैंने भी 4 महीने पहले ही IRCTC के शेयर बाय किए थे। तो अभी 1000 शेयर है, तो मैं सोच रहा था मार्केट नीचे आ गई है, क्या नीचे और आ जाएगी तो मैं इससे बना रहूं या निकल जाऊं? प्लस SBI के भी 4 दिन पहले ही खरीदे हैं मैंने, तो नीचे आने का डर लगा हुआ है कि मार्केट में जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ अभी आप लोगों को कि FII दिवाली कर रहे हैं, तो क्या और नीचे जाएगा या बना रहूं? वैसे तो लॉन्ग टर्म ही लिए थे मैंने, बट डर लग रहा है, तो क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रॉफिट बुक कर लें, ये मैं समझना, जितना मैं समझ पाई हूँ। अविनाश जी, दोनों ही आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, इनफैक्ट देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका एकदम शॉर्ट टर्म है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। देखिए, नवंबर में 5 स्टेट इलेक्शंस है, तो इसका असर भी मार्केट पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है, आप होल्ड कर सकते हो, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बैठ सकता है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सेक्टर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। बट अगर एकदम शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज ही होना चाहिए, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ा री रेटिंग स्टॉक में आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। चलो, ये तो हमने सेल ऑन प्राइस की बात की। मानस जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंभुनाथ जी जुड़े हुए हैं, पूछिए सवाल अपना शंभुनाथ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक है? ये हर एक निवेशक का सवाल है। ये दोनों आप अगर बेहतरीन तरीके से स्टॉक्स के लिहाज से और सेक्टर्स के लिहाज से जवाब दे पाए, अविनाश जी आप भी और मानस जी आप भी। देखिए, मुझे लगता है मानस बहुत पुराना दोस्त है मेरा, वो टेक्निकल काफी समय से कर रहा है, बट मैं फंडामेंटल ट्रैक करता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, निवेश अगर आपको करना है और लंबी अवधि में मोटा पैसा कमाना है तो इक्विटी का जो एसेट क्लास है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। देखिए, लंबी अवधि के लिए 2-3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हमने देखा है कि परसेंटेज में नहीं बट 2-3 गुना पैसा बढ़ता है, और आपको सही कंपनी चुननी पड़ती है, अच्छी मैनेजमेंट चुननी पड़ती है, और मार्केट्स में आपको मौके हर बार मिलते हैं। देखिए, बाजार भले ही वॉलेटाइल हो, लेकिन आपका नजरिया अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता तो म्यूचुअल फंड का रूट अप्लाई करिए, लेकिन इक्विटी से बिल्कुल दूर मत रहिए, क्योंकि इक्विटी लॉन्गर टर्म में आपको सारे एसेट क्लासेस से ज्यादा पैसा बना के देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन रखना बहुत जरूरी है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन पैसा अगर बनाना है लंबी अवधि के लिए तो इक्विटी डेफिनेटली आपको काफी फायदा दिला सकता है।
मानस जी, यहाँ पर हमने सेल ऑन प्राइस की बात कर रहे थे अभी अविनाश जी, लेकिन बाय ऑन डिप्स पर आपके फेवरेट सेक्टर्स क्या रहेंगे टेक्निकली? आपका व्यू पॉइंट में जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने अभी ऑटो क्षेत्र की बात की और वैसे ही आईटी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो गिरावट पे डेफिनेटली इन दोनों क्षेत्र में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर बहुत बहुत नेगेटिव नहीं दिखते हैं। बैंकिंग के अगर आप देखेंगे, एनबीएफसी के देखेंगे, तो वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहां पर पैटर्न्स नेगेटिव बन रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा समझना है कि ऑटो में काफी स्ट्रेंथ है, और स्पेशली मारुति, अगर हम ऑटो क्षेत्र की बात करें तो मारुति या तो बजाज ऑटो, इन दो स्टॉक की बात करिए तो यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है और गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। आईटी क्षेत्र में उसी तरह से इन्फी और टीसीएस, ये दो स्टॉक ध्यान रखिए, हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक है, और 6 महीने में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आईटी और ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। टेलीकॉम को लेकर क्या व्यू पॉइंट रहेगा? क्योंकि जिस तरह से जो अभी 6ठी मोबाइल कांग्रेस हुई, उसमें लगातार हम ब्रॉडबैंड के व्यापकता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों का टेक क्या रहेगा अविनाश जी? नहीं, टेलीकॉम में मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत समय के बाद इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। अभी अगर हम नंबर्स की बात करें तो रिलायंस जियो लगातार वोडाफोन इंडिया का सब्सक्राइबर बेस कम कर रहा है। अभी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर है, भारती और रिलायंस जियो। वोडाफोन में अभी भी दिक्कतें काफी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो टेलीकॉम डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर हो सकता है लंबी अवधि के निवेश के लिए। तो टेलीकॉम में भारती, एयरटेल या रिलायंस जियो अगर आपको खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए ये डेफिनेटली अच्छे काउंटर। और एक ज़माना था कि यहाँ पर डेट वॉर इतना ज़बरदस्त था, लेकिन अब एक बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। आज संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछ रहा था मैडम, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जी, और अभी वो जो है ना इन्वेस्ट करने के बाद 35 लाख रुपया हो गया है जी। हाँ, तो क्या उसको भंजा दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बड़ा अच्छा ये इन्होंने बड़े अच्छे अभिव्यक्ति के साथ बोला है। अविनाश जी, मानस जी, इतना अच्छा रिटर्न दिया है जो म्यूचुअल फंड उनका है, तो क्या ये सही मौका है निकलने का या अभी और इंतजार कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि इनको पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए इन्होंने अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड में बनाया। मेरा तो मानना है कि देखिए कम से कम अपना कैपिटल, जो मुद्दत कैपिटल होता है वो निकालिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इतनी बड़ी अपसाइड आने के बाद अगर आप कैपिटलाइज ना करो, उसको कैश फ्लो में ना कन्वर्ट करो, तो शेयर मार्केट का कुछ मतलब होता नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी अगले 2-3 साल के लिए होल्ड करिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा हम कहते हैं कैश फ्लो कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मार्केट के चाल के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चलते हैं। जब बाजार तेजी होता है तब म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है, जब थोड़ा सा मार्केट स्टिकी हो जाता है या नेगेटिव होता है तो इनकी भी एनएवी इफेक्ट होती है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक के लंबी अवधि के लिए बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, और मेरे ख्याल से ये निवेश जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि उसी से उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। चलिए, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, और ब्रेक के उस पार आकर हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स को लेकर, क्योंकि त्योहारी सीजन है। गोल्ड और सिल्वर पर क्या टेक रहने वाला है हमारे एनालिस्ट का, ये जानने के लिए जुड़े रहिए बाजार इस हफ्ते के साथ। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हमारे साथ हमारे स्टॉक और शेयर मार्केट एक्सपर्ट दोनों जुड़े हुए हैं। मानस जी जुड़े हुए हैं, अविनाश जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा ये है मानस जी, क्योंकि हम लगातार जब भी कोई टेंशन, ग्लोबल टेंशन होता है, तो सभी को सेफ हेवन की याद आती है, दैट इज गोल्ड। सो चलिए, इस सवाल को हम बाद में लेंगे। हमारे साथ कुणाल सिंह जुड़ गए हैं बिहार से। कुणाल जी, पूछिए अपना सवाल पहले। जी मैम, नमस्ते। मेरा कहना है मैम, अभी ज्वेलर का जो स्टॉक है मैम। जी हेलो जी, एक बार स्टॉक, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर आप सवाल करेंगे तो हम क्लियरली सुन पाएंगे। मैम, हम टीवी के पास मैम। जी, पूछिए सवाल। पूछना ये है मैम कि पीसी ज्वेलर्स का मैम स्टॉक है, अभी का 45 पैसे भाव चल रहा है मैम, और हमने खरीदा है मैम 28 रुपए पे, तो उसको क्या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना सही रहेगा मैम? मानस जी, शायद पीपी ज्वेलर्स पर बात कर रहे हैं आप, अगर इसको आप इस अगर सवाल को लेना चाहें तो ये पीसी ज्वेलर्स की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, पीसी ज्वेलर्स की अगर बात करें तो
अभी तक का पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है। हालांकि स्टॉक ने कोशिश 2 बार की, 2 अटेम्प्ट किए 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, लेकिन पीसी ज्वेलर्स ने दोनों बार वो अटेम्प्ट फेल हुए हैं। मेरा समझना है कि जब तक ये 3840 के लेवल्स ना निकाले, यहाँ पर निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए 25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। फ्रेश खरीदारी की राय 40 रुपए के ऊपर रहेगी, लेकिन इसी क्षेत्र में टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप अभी भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि करंट लेवल से अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है तो शायद आपको वहां पर 15 से 20% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन पीसी ज्वेलर्स को अभी अवॉइड करना चाहिए। मानस जी, कमोडिटी मार्केट पर आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है भाई सेफेस्ट हेवन गोल्ड, और कभी भी कोई ग्लोबल मार्केट में टेंशन होता है तो लोग अपना पैसा निकालकर इसको सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। आने वाले जिन फैक्टर्स का हम जिक्र अभी शो की शुरुआत में कर रहे थे, क्या अभी भी यही जो रास्ता है वो सही है, या फिर गोल्ड ETFs या फिर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें? देखिए, गोल्ड में डेफिनेटली जो रैली हमने डॉलर के टर्म में अगर हम देखें तो 1820 से लेकर 2000 तक देखी है, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगी। एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है। अगर हम डेली चार्ट देखें, करीब 5-6 सेशन का कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन इतना बुलिश बना हुआ है कि शायद अगर हम डॉलर टर्म में बात करें तो शायद आपको 2060-2090 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है गोल्ड। और अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अगर आप 4 से 5 साल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी भी मेरे हिसाब से तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। और अगर 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम रखें तो काफी बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के तौर पे भी आई थिंक गोल्ड में तो आपको 2060 तक के भाव देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। जी चलिए, राजेश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं इस शो पर। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैंने स्नोमैन के शेयर लेवे 628 40 रुपए के भाव से, तो क्या करना चाहिए आप शेयर का नाम एक बार फिर से बोलेंगे राजेश जी? स्नोमैन लॉजिस्टिक जी। अविनाश जी, ये जो बोल रहे हैं कि भाई 620 शेयर हैं, 40 रुपए के भाव पे खरीदें, क्या ये वक्त है अभी इसमें रुकने का या निकल जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक ये गेटवे डिस्ट्रीब्यूट पैक की सब्सिडरी है और कोल्ड स्टोरेज में काफी वेल नोन बड़े प्लेयर है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ अभी कोल्ड स्टोरेज के इंडस्ट्री में हो रहा है, प्लस एक्वाकल्चर, प्लस जो फ्रोजन श्रिम्प का मार्केट यूएस में पिकअप हो रहा है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने अगर रखते हैं तो करीबन 52-55 का रेट इनको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से निवेश में कंटिन्यू होल्ड करिए, डेफिनेटली आने वाला साल का प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये तो लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस शो के जरिए आपको सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी दें। अविनाश जी, मल्टी बैगर्स हमेशा ध्यान जो है वो आकर्षित करते हैं निवेशक का। इस वक्त किन सेक्टर्स में आप इस तरह की एक अप ट्रेंड देख रहे हैं जो आगे आने वाले कुछ समय में मल्टी बैगर्स साबित हो सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है आंचल जी, उनको पहले आप फोकस में रखिए, क्योंकि एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स है उसमें अभी भी तकलीफें दिख रही है। तो आईटी और मेटल को बिल्कुल अवॉइड करिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव है और जो सेक्टर मुझे लगता है अच्छे चलेंगे, जहां पे अच्छे रिटर्न्स आएंगे, उसमें एक तो ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स रहेगा, उसके बाद कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इंफ्रा और रियल। ये सारे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि आपको निवेश के मौके मिलेंगे और यहाँ से ही अच्छी खासी कमाई आपको अगली 6-12 महीने में मिल सकती है। मानस जी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को रीढ़ माना जाता है, ऐसे में एनबीएफसीज पर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी गिरावट एनबीएफसी क्षेत्र में देखी है। अगर आप जितने भी एनबीएफसी काउंटर से, स्पेशली मैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जहां पर गिरावट बढ़ी है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो पिछले करीब 4-5 मंथ में हमने बहुत ही स्मार्ट रैली भी देखी है। तो ये करेक्शन है, शायद करेक्शन डीप हो सकता है, क्योंकि डेली चार्ट्स पे तो अभी भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए। आई थिंक थोड़े बेहतर रिटर्न, थोड़े बेहतर लेवल्स और देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ, तो अभी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन लोअर लेवल्स पे आप डेफिनेटली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आई थिंक वेट करना बेहतर है। अविनाश जी, आईपीओस को लेकर भी बाजार गुलजार रहा आने वाले हफ्तों में। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए सवाल। जी मैम, नमस्ते। जी, रंजन कुमार जी, पूछिए सवाल। सवाल है मैम ट्रेडिंग से लेकर मैम कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाए मैम? मानस जी। तो देखिए, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितना रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन दोनों तरीके मैं बता देता हूं। अगर आपके पास थोड़ा रिस्क लेने की एपेटाइट है और आप मार्जिन पे कर सकते हैं तो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना बेहतर रहता है, क्योंकि वहां पर आपको कम से कम टाइम के साथ प्ले नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन में एक दिक्कत ये आती है कि जब टाइम वैल्यू जाता है तो वहां पर आपको लॉस होता है।
इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपके पास पैसे मार्जिन मनी है तो निफ्टी में जरूर, निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप ट्रेंड के साथ प्ले करिए। जब आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर खरीदारी नहीं करनी, सेल करके चलना है। और जब हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं तब आपको खरीदारी करके चलनी है। ऑप्शन में ट्रेड करना तब बेहतर रहता है जब आपके पास कम अमाउंट हो, लेकिन एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना बेहतर स्ट्रेटजी रहती है हमेशा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो जानकारियाँ, सटीक विश्लेषण हमारे एक्सपर्ट्स का मिल रहा है तमाम कॉलर्स को, उनको उनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। आप दोनों ही शो में बने रहिए, लेकिन फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि IPOs को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, DD न्यूज़ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद है जवाब देने के लिए। श्री दिग्जाम के शेयर है 300 लिए हुए 67 रुपए के भाव से। एक बार शेयर का नाम दोबारा बोलिए मनोज जी। श्री दिग्जाम सीमेंट जी। अविनाश जी, क्या रहेगा आपकी सलाह इस पर? आचल जी, कंपनी का नाम आप वापस रिपीट कर सकती है? मनोज जी, एक बार आप कंपनी का नाम दोबारा रिपीट कीजिए। श्री दिग्जाम सीमेंट। विज्ञान सीमेंट, जो मैं समझ पा रही हूँ। सीमेंट कंपनी, सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी हमने देखी है। बहुत समय के बाद प्राइसिंग पावर वापस आ चुका है। अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूं कि देखिए, छोटे सीमेंट कंपनीज को भी अच्छा फायदा होना चाहिए। सप्लाई प्रेशर कम हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी अभी घट रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 12-15 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ से भी एक 15 से 20% की अपसाइड पॉसिबल। IPOs को लेकर किस तरह का आपका व्यू पॉइंट रहेगा? अविनाश जी, मानस जी से भी मैं इस पर एक टेक लूँगी, क्योंकि अभी आने वाले हफ्तों में सेलो का IPO आने वाला है और इससे पहले भी हमने कई कंपनीज के ऋषभ कंपनी का IPO देखा और भी कई IPOs देखे। क्या निवेशक के लिए, अगर वो पहली बार निवेश कर रहा है, सही स्ट्रैटेजी होगी IPO के जरिए शुरुआत करने की? मुझे लग रहा है कि आचल जी, IPO मार्केट जो होता है ना, वो काफी वोलेटाइल होता है, और नॉर्मली हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द IPOs में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा कम बनाने की चेष्टा होती है। तो अगर आप सेलो वर्ल्ड की बात करें तो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पोर्शन तो OFS है। OFS यानी जो भी पैसा कंपनी रेज करती है तो प्रमोटर के पास जाता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जहाँ पे OFS ज्यादा है वहां पे ऐसे IPOs को मुझे लग रहा है आपको अवॉइड करना चाहिए। जो कंपनी में पैसा लेके आते हैं वहीं पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी, और IPO मार्केट में लंबी अवधि की ही चेष्टा करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए अभी बाजार वोलेटाइल हो चुका है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि लिस्टिंग पे कितना प्राइस आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स चाहता है कि 10 दिन में या 8 दिन में इमीडिएटली डबल हो जाए या मुनाफा बहुत ज्यादा हो। तो ये ट्रेंड अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर पैसा लगाना है तो लंबी अवधि के लिए लगाए, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि IPO में पैसा डालना नहीं चाहिए। यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। मानस जी, आपने बड़ी ठीक बात कही थी अभी शो में कि रिस्क एपेटाइट, यानी आप शेयर बाजार की जो थाली है इसमें अलग अलग तरह के भोजन है, आपकी पाचन जो क्षमता है वो कितनी परिपक्व है ये देखना होगा। उस लिहाज से आपके 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स क्या रहेंगे आने वाले लंबी अवधि के निवेश के लिए? जी, तो देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर हम बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑटो की बात की थी। वो सेक्टर डेफिनेटली करंट लेवल्स पे ही बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक अगर हम 1 से 1.5 साल की बात करें चार्ट्स के बेसिस पे, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, स्पेशली मैं मारुति की बात कर रहा हूँ,
मैं टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो की बात कर रहा हूँ, हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहा हूँ, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15 से 20% के रिटर्न जरूर दे सकते हैं। तो ये नजर, इस पे जरूर नजर है। अब दूसरा जो सेक्टर है वो बैंकिंग है, जिसमें ऑलरेडी हमने गिरावट देख ली है, लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे नहीं। लेकिन अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 साल का है तो बैंकिंग पे भी ध्यान दीजिए। और जो बड़े क्षेत्र के बड़े स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत लुक्रेटिव लेवल्स पे आ गए हैं। आई थिंक यहाँ पर निवेश करके अगर आप 1 साल का वेट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 15 से 20% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। और तीसरा सेक्टर जो मैंने पहले ही बोला था, आईटी क्षेत्र की कंपनी, ध्यान रखिए, लार्ज कैप आईटी में निवेश करिए और 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखिए। अविनाश जी, आपका टेक बहुत संक्षिप्त में। ये बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि आईटी एक अच्छा कॉन्ट्राबेट हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो मैं भी आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवर से बात करूंगा। यहाँ पे भी इन्फोसिस, उसके बाद टीसीएस, ये स्टॉक्स आप खरीद सकते हो अगर 15 से 18 महीने का टाइम फ्रेम है। और ऑटो में हमको लग रहा है कि देखिए जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर वाली कंपनियां हैं और जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, यहाँ पे जरूर अगले 6 से 12 महीने में अच्छी कमाई हो सकती है। तो मेरे तरफ से भी लार्ज कैप में ही मैं फोकस करूंगा, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में अगले साल 1.5 साल में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी आपका और अविनाश जी आपका, आप इस शो पर आए, आपने तमाम हमारे कॉलर्स के धैर्यपूर्ण तरीके से जवाब दिए, हमें तमाम सटीक जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर इस शो पर जोड़ने के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इस शो के ज़रिए हम आपको निवेश के वो विकल्प और साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट से पाएँ। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।